हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री. टुडेज वी डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. क्लास 10 चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और इसके दो पार्ट जो हैं वो अपन रीड कर चुके हैं अभी तक. अब अपन पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट. पहले दो पार्ट्स में एक में अपने इक्वेशन बैलेंसिंग सीखी थी कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए. उससे पहले अपन इस चैप्टर की जो है इंट्रोडक्शन रीड कर चुके हैं. आज अपन कर रहे हैं इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन. टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन अपने पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन reaction. Marker is not working. Second one is decomposition. Decomposition reaction. ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्ड से आपको पता चल रहा है वो रिएक्शंस जिनमें किसी चीज का कंबाइन हो रही है कोई चीज. डिकम्पोजिशन यानी कोई चीज डिकम्पोज हो रही है. आपको इनके वर्ड से ही जो है इनकी डेफिनेशन अपने आप से पता चल जाएगी. ठीक है. थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट होना इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना. एंड रिडक्शन. क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. ये हो गई अपनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो मेन अपन इसमें पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो अपन इनके अंदर पढ़ेंगे. मान लीजिए जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन कंबशन है. कंबशन की प्रोसेस भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही रीड करेंगे. तो ठीक है, एक जो रिएक्शन का टाइप है उसके अंदर आप कई टाइप की रिएक्शंस जो है रीड करेंगे. एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ. मैं आज जो भी रिएक्शंस आज आपको बोर्ड पे लिख के देने जा रही हूँ, मैं एक भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगी. एक भी रिएक्शन मेरे द्वारा टाइप बिल्कुल भी बैलेंस की हुई नहीं होगी. आप उसे खुद ब खुद बैलेंस करेंगे. लास्ट क्लास में मैं आपको जो रिएक्शन बैलेंसिंग है बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर कर चुकी हूँ. अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये चीज़ बार बार समझाने की जरूरत है कि आपको इक्वेशन बैलेंस ऐसे करनी है, इक्वेशन बैलेंस ऐसे करनी है. तो आज का जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको पहले ही बताने जा रही हूँ कि जो भी मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगी उसको आप बैलेंस करेंगे खुद ब खुद. इफ़ आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि इक्वेशन है वो कैसे बैलेंस होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पर करेंगे ये आप ही अभी एज अ होमवर्क. चलिए, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन रीड करते हैं. फटाफट आप टाइप्स नोट कीजिए, फिर को अपन करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन अपने पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए, कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है किसी चीज का कंबाइन होना, यानी कि इसमें क्या होगा कि दो जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. सिंगल प्रोडक्ट है जो वो फॉर्म वो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, two or more reactants reacts with each other and form a single product. And form a single product. क्या हुआ? In this type of reaction, two or more reactants react with each other and form a single type of product. एक सिंगल टाइप का जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. दो रिएक्टेंट हो गए, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर दिया. एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेने जा रही हूँ. नोट कीजिए, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए अच्छे से. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मान लीजिए CaO.
कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO। आप कैसे इसका नाम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका क्या नाम होगा, आप उस वर्ड को एक बार बोल के देखिए। अगर मान लीजिए कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ और मुझे क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने फाइंड किया। देखिए अब होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप और क्या कह सकते हैं, मैं आपको जो नाम बता रही कॉमन नेम्स है इनके, ठीक है, मैं आपको दूसरे कलर के पेन से इसमें लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्विक लाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्कर इज नॉट वर्किंग, चलिए क्विक लाइम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम। अब हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। होता क्या है, आपने देखा होगा कि दिवाली पे, होली पे या कोई भी ओकेजन पे या फिर कभी अपन नया कोई हाउस बनाते हैं तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं अपन, उसके अंदर व्हाइट वॉश जो होता है उसे अपन जो है वो स्लेग्ड लाइम है, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश जो होता है वो क्या है, स्लेग्ड लाइम। अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको व्हाइट वॉश का फॉर्मूला लिखिए तो आप क्या बताएंगे, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेग्ड लाइम। अब होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, देखिए टेक अ स्क्रीनशॉट, फास्टली टेक अ स्क्रीनशॉट, मिटा दूं मैं से, हाँ चलिए मैं एक बार नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो अपने सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अपने सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करता है। उससे रिएक्ट करने का, जब आप व्हाइट वॉश कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं वॉल्स पे जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उससे यह रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्ट करने का क्या बनाता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखिए जब भी आप व्हाइट वॉश करेंगे उसके 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो शाइन जो होती है व्हाइट वॉश में, शाइन आती है 2 या 3 दिन के बाद। तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो लेयर चढ़ा देते हैं अपने दीवार के ऊपर, यानी कि वॉल के ऊपर अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर चढ़ा दी, उस लेयर के बाद वो लेयर जो है वो सराउंडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में 2 या 3 दिन का टाइम लेती है और जो चमक आती है, जो शाइन आती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। वो शाइन किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वो क्या लेती है, 2 या 3 दिन लेती है ना। और कैल्शियम, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये भी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको अपन मार्बल भी कहते हैं। मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। अब आप मुझे एक बात अच्छे से बताइए कि क्या आपको तीनों चीजें क्लियर है कि क्विक लाइम क्या है, स्लेग्ड लाइम क्या है, मार्बल क्या है, ठीक है ना। अगर तो आपसे पूछता है क्विक लाइम क्या है, आप कहेंगे CaO। अगर तो आपसे पूछता है स्लेग्ड लाइम क्या है, CaOH2। अगर तो आपसे पूछता है व्हाइट वॉश किससे करते हैं तो आप लिखेंगे CaOH2। अगर तो आपसे पूछता है मार्बल क्या है तो आप लिखेंगे CaCO3। और अगर आपसे पूछता है कि शाइन जो होती है व्हाइट वॉश में, जो शाइन होती है वो किसके कारण आती है तो आप लिखेंगे CaCO3। क्लियर है। चलिए एक बार इसको कॉपी कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल अपन पढ़ चुके हैं व्हाइट वॉश वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ये एग्जांपल अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी आप 2-3 रिएक्शंस पढ़ेंगे, 2-3 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरी रिएक्शन टाइप क्या होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, दैट इज कंबशन। कंबशन जो है वो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। मैंने भी इससे पहले, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको शेयर कर दूंगी, मैंने भी कंबशन पे एक 8 क्लास का चैप्टर बनाया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो को अगर आपको कंबशन की प्रोसेस का नहीं पता है तो आप अच्छे से जानने के लिए मेरी उस वीडियो को रीड कीजिए। अब देखिए कंबशन में क्या था। कंबशन में मैंने आपको एक जिग्जैग सा व्यू दे देती हूँ कि कंबशन में कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब बर्निंग ऑफ कॉइल जो होता है, बर्निंग ऑफ कॉइल,
ऑफ कॉइल। ठीक है, अब कार्बन है, कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, CO2 बने, कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के, ये है रिएक्शन बर्निंग ऑफ कॉइल की, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन। अब इसी की जैसी होती है कि नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है उसकी बर्निंग की रिएक्शन जो होती है वो भी कंबशन की रिएक्शन होती है। जैसे कि ये देखिए CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। ये भी एक कंबशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल और क्या था? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, उसके अंदर हमने व्हाइट वॉश वाली रिएक्शन पढ़ी, एंड सेकंड इसकी रिएक्शन है कंबशन। कंबशन जो रिएक्शन है वो बर्निंग ऑफ कॉइल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दो टाइप की अपन इसमें रिएक्शन पढ़ी है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है। चलिए कॉपी कीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से आपको पता चल रहा है, एक्सो मतलब कोई चीज का बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि एक्सो मतलब एग्जिट करना और थर्मिक मतलब हीट। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के साथ ही कुछ जो हीट है वो रिलीज होगी, कुछ जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, और उसे हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल अपनी डेली रूटीन लाइफ में है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें मिलता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये मिल जाता है। जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करेंगे आप अपने आप से, क्योंकि आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे अपने आप से। अब हुआ क्या? ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, CO2 और H2O बना, प्लस में कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। तो इस एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस को कह दिया एक्सोथर्मिक। अब इसी के साथ अगर मैं ये आपको बोल दूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन मैम वो है जिसमें कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो सराउंडिंग से, रिएक्टेंट्स जो हैं वो सराउंडिंग से क्या करेंगे? सराउंडिंग से एनर्जी लेकर वो प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। वो सनलाइट की प्रोसेस में, ध्यान दीजिएगा, सनलाइट में। तो यानी कि वो सनलाइट क्या है कि सनलाइट को एक हीट या एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब भी कोई चीज ऑब्जर्व करेगा तो वो हो गया हमारे पास एंडोथर्मिक, और अगर वो रिलीज करता है दैट इज एक्सोथर्मिक। तो ये था हमारे पास एक्सोथर्मिक एग्जांपल। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल आप लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये हो गई हमारे पास रेस्पिरेशन। मैं अपने 8th क्लास के कंबशन और फ्लेम चैप्टर के अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी समझा चुकी हूँ। मैं आपका उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप उसको रीड कर सकें। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है और आपको इसको ब्रॉडली समझना है तो आप मेरे उस वीडियो पे जाकर ये इजीली समझ सकते हैं। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, सेकंड मेजर टाइप है अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन? इसमें भी आप वर्ड को देखिए, डीकंपोजिशन मतलब किसी चीज का टूटना, डीकंपोज करना। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें रिएक्टेंट जो होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास होगा, वो डीकंपोज होगा, वो ब्रेक डाउन होगा और वो सिंपलर प्रोडक्ट जो है हमको मिल जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन? इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट breaks down in simpler products
क्या होगा इसमें, एक सिंगल रिएक्टेंट है, उस सिंगल रिएक्टेंट से क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन होगा और सिंपलर जो प्रोडक्ट है वो अपन को मिल जाएगा। अब क्या होता है कि डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की मेनली अपने पास होती है, 2 and 3। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास होता है सिंगल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो क्या होता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन या फिर थर्मोलाइटिक भी इसको कह सकते हैं, थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और थर्ड हमारे पास रहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन है, उसके काफी सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, FeSO4 फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनको हीट दी तो उसने बनाया आपको Fe2CO3 फेरिक ऑक्साइड बना दिया उसने, प्लस में उसने SO2 दिया, प्लस में हमें SO3 दिया। क्या बनाया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है। हीट दी, हीट का मतलब थर्मल, यानी कि थर्मोलाइटिक है तो इसलिए क्या हुआ, थर्मल में हमने हीट दी। हीट देने के बाद क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 अपने पास मिल गए। तो ये हो गई हमारे पास थर्मल या फिर थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास दिया हुआ है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ठीक है। अब उसने इसको भी हीट दी है, क्या बना, PbO बनाया इन्होंने एक तो अपने पास, एक बार इन्होंने NO2 बनाया और लास्ट में इन्होंने ऑक्सीजन। ठीक है, PbO बनाया, NO2 बनाया। अब क्या हुआ, लेड नाइट्रेट अपने पास था, नाम लिख लीजिए आप, मैं आपको बोल रही हूँ वर्बली क्योंकि नीचे तक शायद आपको दिखाई नहीं देगा। तो लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन बनी। क्लियर है, एक बार वापस बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। लेड नाइट्रेट को रिएक्ट किया तो फिर हीट दी उसको तो उसने क्या किया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। तो ये था अपना थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें 2 रिएक्शंस आपको दे रखी थी, मैंने आपको दोनों रिएक्शंस करवा दी है। क्लियर है। चलिए उसके बाद अपन चलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन पे। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, फोटोलाइटिक जैसे आपको पता है फोटोलाइटिक, फाइटोलाइटिक भी, इसको फाइटोलाइटिक भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आपको सनलाइट या लाइट, कोई भी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन करवानी होती है कोई भी। जैसे कि आपने देखा AgCl है, आपने उसको लाइट दी या लाइट सनलाइट देते हैं इसको। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, Ag + Cl2, इक्वेशन को अपने आप बैलेंस करेंगे आप, Ag + Cl2 बनाता है। इसी की तरह सेम एक रिएक्शन होती है AgBr, Ag + Br2। तो ये हो गई फाइटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फाइटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट होता है लाइट की प्रेजेंस में, वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको अपन कह देते हैं फाइटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें वाटर का बनना। जैसे वाटर है तो ये H2 + O2 में रिएक्शन आप अपने आप से बैलेंस करेंगे, आई रिमाइंड। ठीक है, H2 + O2। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है, वो पढ़ते हैं। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद अपने इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एक्सपेरिमेंट रीड करेंगे। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट, ये है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का ऑपरेटर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या है, मैंने एक प्लास्टिक का मग लिया है, इस प्लास्टिक के मग में मैंने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। एनोड जो होता है वो प्लस चार्ज का होता है और कैथोड जो होता है वो माइनस चार्ज का होता है। उसके नीचे मैंने क्या किया, रबर स्टॉपर लगा दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने अलग अलग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है।
इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में H2SO4 डाला। मैंने H2SO4 क्यों डाला है, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का मग लिया। प्लास्टिक का मग ही क्यों लिया मैंने, मैं बीकर भी ले सकती थी, क्योंकि मैंने प्लास्टिक का मग इसलिए लिया क्योंकि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अब मैंने क्या किया, अब इसके अंदर क्या है, अपन ने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद अपन ने इस सेपरेटर्स को कुछ टाइम के लिए रख दिया। कुछ टाइम बाद अपन क्या देखेंगे, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, मैंने इसके ऊपर जो 2 टेस्ट ट्यूब, सॉरी मैंने आपको शायद बताया ही नहीं है, यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स रखी थी। इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया था और इसको टेस्ट ट्यूब्स को ग्रेफाइट के बाहर रख दिया, यानी कि ग्रेफाइट को चारों कर करता हुआ मैंने ये टेस्ट ट्यूब्स को रख दिया। अब हुआ क्या देखिए, कुछ टाइम बाद क्या देखा मैंने कि टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए में जो है बबल्स आ जाते हैं और वाटर जो है वो नीचे की तरफ बहने लगता है। वाटर की तुलना में क्या होता है, गैस भरने लगती है। और टेस्ट ट्यूब बी में, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब ए में जो क्वांटिटी होती है गैस की, वो टेस्ट ट्यूब बी में उसकी दुगनी हो जाती है। इसकी इतनी है तो इसकी इतनी हो जाती है, और वाटर फीलिंग जो है वो कम होती जाती है। वाटर तो कम होता जाता है और गैसेस उसमें भरती जाती है। ए की तुलना में बी में कितनी होती है, उसकी डबल होती है। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज का है तो ऑब्वियसली ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, माइनस चार्ज का अपने पास है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आती है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आती है। यहाँ पर अपन को ऑक्सीजन गैस मिलती है और यहाँ पर अपन को हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो कैथोड पे आ जाएगी अपने पास हाइड्रोजन और एनोड पे अपने पास आ जाएगी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है। 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है, इसलिए हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। अब अपन देखें कि कैसे हाइड्रोजन और कैसे ऑक्सीजन देख ली। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले ली है, यही वाली टेस्ट ट्यूब आपने ले ली है। इस टेस्ट ट्यूब आपको स्प्रिंकल इसके पास लेके आए। स्प्रिंकल क्या होता है बच्चों, स्प्रिंकल लैब में काम कर, लैब में यूज लिए जाने वाली एक मैचस्टिक ही होती है। बस इस मैचस्टिक में होता क्या है, इसकी जो स्टिक होती है वो लंबी होती है। स्टिक लंबी होती है ताकि वो हमारे हाथों को हार्म नहीं कर पाए, ताकि हमारे हाथ जल नहीं पाए। तो हमने यहाँ पे स्प्रिंकल लेके आए इसके पास। तो क्या किया, टेस्ट ट्यूब बी की बात कर रही हूँ मैं। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ कि पॉपिंग साउंड आया और पॉपिंग साउंड के साथ ही ब्लू फ्लेम में ये जगने लगा। पॉपिंग साउंड आया और पॉपिंग साउंड के साथ ही ये ब्लू फ्लेम में जगने लगा। तो ये तो क्या है कि अपन आइडेंटिफिकेशन जो करेक्टर है वो हाइड्रोजन का अपन यही मांगते हैं कि पॉपिंग साउंड आता है हाइड्रोजन में और ये ब्लू फ्लेम के साथ जगता है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। इसी तरह अपने ऑक्सीजन के पास लेके गए, तो ऑक्सीजन के पास क्या हुआ कि स्प्रिंकल को मान लीजिए लेके गए, तो ये एक फ्लेम, नॉर्मल जो फ्लेम थी उस फ्लेम में जगने लगा। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें पॉपिंग साउंड आया था, इसमें पॉपिंग साउंड नहीं आया, इसमें ब्लू फ्लेम आ रही है, इसमें ब्लू फ्लेम नहीं आई। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अपना अपरेटस था। और इसमें अपन ने क्या फाइंड किया कि इलेक्ट्रोलाइटिक, अपन ने हाइड्रोजन जो था इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर था, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अपन ने अलग अलग कर दिया। इक्वेशन को बैलेंस आप खुद करेंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है किसी चीज को डिप्लेस करना, मतलब एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ देना, उसको उस चीज से हटाकर। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक जो एलिमेंट होता है, एक जो कंपाउंड होता है, वो किसी लेस रिएक्टिव कंपाउंड के एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। चलो इसका अपन ने मान लीजिए कील ले ली, आयरन नेल ले लिए, 1 2 2 आयरन नेल लिए अपन ने। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, 2 अपन ने टेस्ट ट्यूब्स ली। टेस्ट ट्यूब्स लेने के बाद इन टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने डाल दिया CuSO4। क्या डाल दिया? CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। अब देखिए, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, कील को लटका दिया, दोनों आयरन नेल्स को मैंने इसके अंदर लटका दिया। हुआ क्या, कुछ टाइम बाद अपन ने इसको बाहर निकाला तो क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था उसका ब्लू कलर जो है वो डिसअपेयर हो गया। क्या हुआ? ब्लू कलर
डिसअपेयर, ब्लू कलर डिसअपेयर हो गया। और दूसरा क्या हुआ, जो ब्राउन, जो आयरन नेल थी वो ब्राउन कलर की हो गई। क्या दो रिएक्शन हुई, जो कलर था, ब्लू कलर था जो सॉल्यूशन का, वो डिसअपेयर हो गया, जो आयरन नेल थी वो ब्राउन कलर की हो गई। क्यों, देखिए इसमें क्या हुआ, रिएक्शन में अपन ने आयरन ली थी प्लस उसको CuSO4 डाला, तो इसमें हुआ क्या, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना दिया, प्लस में CO2 हटा दिया। क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव है, उसकी कंपैरिजन में लो रिएक्टिव है। तो क्या किया, Fe ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद का स्थान ले लिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसकी जगह पे खुद की पोजीशन ले ली और फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अपन को मिल गया। अब क्या हुआ, इसका कॉपर हटने के कारण इसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू नहीं रहा और जो ब्राउन कलर है वो फेरस सल्फेट बनने के कारण उसके ऊपर आ गया। क्लियर है, समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चला फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें, देखिए अपने पास है Na2SO4 प्लस अपने पास है BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है, क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अपने पास दो हो गए कंपाउंड्स। इन दोनों को अपन ने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, इनके जो इनके आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। तो क्या बन गया अपने पास, BaSO4 प्लस अपने पास आ गया NaCl। आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो गए, सोडियम जो है वो BaCl2 के साथ और Ba है वो SO4 के, दोनों के आयन एक्सचेंज हो गए। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स के जो आयन है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन कर लेंगे और जिससे कि नया प्रोडक्ट्स अपन को मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है जो आपको नोट्स में लिखनी है वो लिखवा देती हूँ। चलिए इसको कॉपी कीजिए एक बार। चलिए बच्चों, ये दो टाइप थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और जो इससे प्रोडक्ट बनता है उसको अपन कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। Fe ने किया था Cu को। क्लियर है, एग्जाम्पल आप वो वाला लिख लेंगे, आयरन नेल वाला। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, उसके आयन उसके साथ, उसके आयन उसके साथ। या मैंने लिखवाया था BaCl2 Na2SO4 वाला आपको एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आप इसके अंदर लिख लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था वही मैंने इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन लिखवा दिया ताकि आपको इजीली ये लर्न हो जाए। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास रहता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखिए क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कोई भी रिएक्शन है जिसमें मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 कर दिया, तो ये हो गया ऑक्सीजन। यानी कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो जुड़ना है उसे हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का निकलना है उसे हम कह देते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो तो उसे हम कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसमें। इसको कॉपी कीजिए एक बार, देखिए CuO प्लस H2 दोनों को अपन ने दे दी हीट। क्या दे दी दोनों को, हीट।
तो यहाँ पे आ गया Cu प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में क्या है, Cu ने क्या किया, ऑक्सीजन को त्याग दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो ये अपने पास क्या हो गई, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या हो गई, रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन निकली है और H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये अपने पास हो गई ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो ये अपने पास हो गई रेडॉक्स। क्लियर है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्स दोनों का होना, तो वो क्या हो जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ये हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है। चलिए इसी के साथ अब आप इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रेडक्शन। चलिए ये अब आज अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो टॉपिक है वो अपना आज यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद अपने दो टॉपिक रहते हैं, रेंसिडिटी और कोरिजन। उसके लिए अपन अलग क्लास लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि आपको बहुत सारा हौच पौच नहीं हो जाए, इसलिए आप पहले आज क्या करेंगे, आप इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से रीड करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। एनसीईआरटी में अगर कोई और एग्जाम्पल है, जहाँ तक मेरे से हो पाया मैंने आपको एनसीईआरटी का जो हर जो इक्वेशन है, हर जो रिएक्शन है वो मैंने लिखवाई है आपको। इसके बाद भी अगर कोई रिएक्शन एनसीईआरटी की बचती है तो आप अच्छे से रीड करेंगे, उसको बना के देखिए। उसको आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछिए। और जितनी भी मैंने आज को होमवर्क आपको शुरू में बताया था, जितनी भी मैंने आपको आज रिएक्शंस बताई हैं, उन रिएक्शंस को सबको आप बैलेंस करेंगे अपने आप से। चलिए ये आपका रहा आज का होमवर्क। और क्या कीजिए कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, या फिर कोई भी टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख के बता सकते हैं। मैं श्योरली कोशिश करूँगी कि मैं आपको ईजिली उसको आपके सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ, और उसके नोट्स भी आपको ईजिली एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए जब अपन अब नेक्स्ट उसके तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है कि आप इसको बैलेंस करना सीखेंगे, और सारे जो रिएक्शंस हैं इनको अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे रेंसिडिटी और कोरिजन। चलिए